अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और इससे वीडियो बनाना पड़ रहा है। वैसे मैं चाहता था कि लाइव सेशन ही हो, लेकिन लाइव करना थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। साथ वाले घर में शादी है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा आता है, तो वो रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए रात को ये सेशन लाइव करना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड ज़रूर दूँगा, जिसमें मैं तकरीबन हर चीज़, मैं इस वीडियो की लेंथ पे नहीं जाऊँगा। मैं इस वीडियो को जितना लेंथ ही हो सकेगा करूँगा, क्योंकि मैं इसमें हर छोटी-छोटी चीज़ आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को फ़ायदा भी हो। क्योंकि ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि अब आपका जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, कर लिया, जो भी है, ये उस सब का निचोड़ है। ये ऐसा समझ लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारी इस पूरी सीरीज़ में, पूरे ई कैट के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं चीज़ें आपको जो बताऊँगा, अगर आप उन पे अमल करते हैं तो उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं एग्ज़ाम के हवाले से। अगर अक्सर बच्चे पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे करना चाहिए, कोई चीज़ ना आ रही हो तो कैसे करना चाहिए, अगर कोई पेपर मुश्किल आ जाए तो कैसे करना चाहिए। इस तरह के जो छोटे-मोटे क्वेश्चंस हैं, जो छोटे-मोटे क्वेश्चंस सुनने में हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के बाद एटलीस्ट मुझे कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन करता हुआ ना मिले कि सर एमसीक्यूज़ कैसे अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज़ में नेगेटिव मार्किंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से बच्चे मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, 100 एमसीक्यूज़ करने चाहिए कि नहीं, क्या 70 एमसीक्यूज़ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखते, फिर सेम ही क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे होते हो व्हाट्सएप पे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब देखें, टाइम मैनेजमेंट ये मेरी पर्सनल है, मतलब कि एजम्पशंस है कि ये पोर्शंस इतना इतना टाइम ले सकते हैं। और मैं पर्सनल ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी बेस पे ही, मैं पिछले काफ़ी सालों से जैसे पेपर्स आ रहे हैं उसकी बेस पे ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना, मैं वो बनाता होता हूँ। यानी कि कौन सा पोर्शन कितना टाइम ले सकता है। ठीक है, तो ये 100 मिनट्स पूरे मैंने डिवाइड किए हुए हैं 4 पोर्शंस में। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई भी पोर्शन इससे ज़्यादा टाइम ले तो आपको उस पोर्शन पे स्टिक करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब फिज़िक्स है, मैंने कहा 30 टू 35 मिनट्स मैक्सिमम इसे देने हैं आप लोगों ने, इससे ज़्यादा नहीं देने। फिज़िक्स में पहले तो, अब आपको मैं बताता हूँ, फिज़िक्स में अक्सर चीज़ें आती हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, यानी जिसका आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ अपना दिमाग लगाना होता है, कॉन्सेप्ट लगाना होता है और जवाब मिल जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता है कि दो चीज़ों का रिलेशन पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा वो ग्राफिकल वे में पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा सिंपल वर्ड्स में पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा वो यूनिट्स के बारे में पूछ सकता है कि जी कौन से दो ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया हुआ था 2017 के पेपर में था। उसमें से उसने 3-4 चीज़ें दी हुई थी। अब देखिए वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, 3-4 लाइनों का क्वेश्चन था। उसमें उसने 3-4 चीज़ें दी हुई थीं। अब कह रहा था कि नीचे ये बताएँ कि कौन-सा रिलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि स्पीड को डिनोट कर रहा है, कि कौन-सा ऐसा रिलेशन है जिससे हमें पता चलता है कि वो स्पीड इज़ इक्वल टू दिस रिलेशन, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आता है। आप क्या परेशान हो जाओगे? नहीं होने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल इसमें काम क्या हो सकता है? आपको पता है स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। आप सिंपली उन जो नीचे आपके पास सारे के सारे दिए हुए होंगे ना ऑप्शंस, उसमें यूनिट ढूँढना शुरू कर दो। जिस भी एक्सप्रेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड बन रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने उसे सोल्व कुछ नहीं करना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब होता है बाज़ दफ़ा फार्मूला बच्चा भूल जाता है। मतलब इतने सारे फार्मूलाज़ हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। बल्कि नामुमकिन सा ही कह दो, नामुमकिन सा है याद करना। तो वो जब याद कर ही नहीं सकते, तो अच्छा नहीं है कि उन्हें कोई ऐसा तरीका कर ले, ऐसा कोई जुगाड़ कर लें कि हमें पता चल जाए। तो वो जुगाड़ इसमें यही है, आप यूनिट उनके निकाल लें। आपको एक्सप्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जगहों पे आप यूनिट के ज़रिए से डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। आप अक्सर जगहों पे यूनिट्स के ज़रिए एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब मैं इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपसे वो ना फ़ोर्स पूछ रहा है। अब आपके पास मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकते हैं बाज़ दफ़ा। अब आपके दिमाग में सिंपल ये है कि हमें पता है कि फ़ोर्स जो है वो इक्वल टू होता है मास एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पे उसने यार वेलोसिटी और टाइम दे दिया, तो ये क्या है, मतलब कैसे होगा होगा कि नहीं होगा?
तो कंफ्यूज होने की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है ए जो है वो इज इक्वल टू वी बाई टी, वी डिवाइडेड बाई टी। तो सिंपली आप एक ही जगह पे वी टी पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इस तरह अगर आ जाता है तो बाज़ दफ़ा ये पजल कर सकता है, हर बच्चे को नहीं करेगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा रिलेशन कभी देखा ही नहीं है, कहीं पे देखा ही नहीं है, तो ये वाला मसला भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम अब एक बुक में रिलेशन दिया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा कि दिया नहीं हुआ, पावर का एक रिलेशन उसने दिया हुआ है एफ डॉट वी के साथ, ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों को याद होगा। अब वहाँ पे क्वेश्चन में वो दे देता है फोर्स दे देता है, या फोर्स नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल मैथ दे देता है, उसके बाद आपको वेलोसिटी दे देता है, अब पावर पूछ लेते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मतलब कौन सा ऐसा रिलेशन होगा जो मैं यहाँ पे लगाऊं, कौन सा ऐसा रिलेशन होगा जो मैं लगाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तब आपके दिमाग में वो एफ डॉट वी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसने दिया हुआ है मैथ्स। अब अगर आपको ये पता हो कि एफ इज़ इक्वल टू एम जी, तो आप वहाँ पे मैथ्स के ज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा पज़ल हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इन चीज़ों की वजह से, और ये बैकफायर कर सकते हैं। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का सिंपल तरीका यही है कि पहले तो परेशान होना ही नहीं है, सुकून से काम रहो, काम एंड कूल रहो और क्वेश्चंस को देखो। अब मैंने फ़िज़िक्स को 30 टू 35 मिनट्स इसीलिए दिए हैं कि इन केस कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको टेक्निक्स नहीं पता चलती, तो आपको बाकायदा क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ता है। बाज़ मैं नहीं करता क्वेश्चंस, मुझे नहीं याद कि मैंने अपने ई कैट के पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व किया हो, मुझे हर न्यूमेरिकल का आंसर पता था। अब मुझे कैसे पता था, मैं जब पढ़ता था क्वेश्चन में हवा में बातें करके मैं कहता था ये होगा, ये होगा, अच्छा ये है, ऐसे हो तो ये करूँ, ये आंसर आ सकता है, तकरीबन तकरीबन ये आंसर आता है। फिर मैं ऑप्शन में देखता था, अच्छा ऐसा कोई है, हाँ जी है, मैं चुप करके लगा देता, क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशंस पे यकीन इतना था। अगर आप लोगों को यकीन इतना है तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन इस यकीन के लिए पहले आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होगी। केमिस्ट्री के पोर्शन में मैंने 18 टू 20 मिनट्स रखे हैं, अगर कोई बच्चा चाहे तो 25 भी कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में मसला है। अब केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़े, कोई मुश्किल से आ भी जाए तो 2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, मुश्किल से आ भी जाएँ तो कैलकुलेशंस वाला काम है ही नहीं, सिंपल लाइंस होती हैं, बुक की लाइंस होती हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, आपने पढ़ना है और टिक करते जाना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सोचना नहीं होता, तो ये पोर्शन इजीली कवर हो सकता है। अब देखिए, अगर आप केमिस्ट्री को 18 टू 20 मिनट्स में करते हैं, आपको जितना कम टाइम एक पोर्शन पे लगाएंगे, आपको दूसरे पोर्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स भी 20-25 मिनट में कर लेते हो, पूरा कर लिया फ़िज़िक्स 20-25 मिनट में, अब आप बस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बच गए ना, वो आप मैथ में यूज़ कर सकते हो। इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, आप लोग अब टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। इंग्लिश को मैं 8 टू 10 मिनट्स कह रहा हूँ, मैं आम तौर पे इसे सिर्फ 8 मिनट्स मैक्सिमम कहता हूँ, 8 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं कहता कि इंग्लिश पे लगाना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटराइज़्ड के कुछ बैकड्रॉप्स भी हैं कि आप अंडरलाइन नहीं कर सकते लाइनों को, वहाँ पे आपका फोकस मतलब कि मेंटेन नहीं रहता। जो एक हार्ड पेपर पे होता है ना, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को सॉल्व करना बहुत आसान है, पैसेज को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसमें 10 मिनट्स तक दे रहा हूँ। अब पैसेज को सॉल्व करने की दूसरी टेक्निक ये एकेडमी वाले नहीं बताते, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एकेडमी वाले नहीं बता रहे होते। आपकी मर्ज़ी है, इस पे अमल करें, या आप लोगों को जो एकेडमी वालों ने मेथड्स बताए हुए होंगे आप उस पे अमल करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ये मेथड यूज़ किया था, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज, और पूछ लेता है कि मतलब कि पूरा जो पैसेज है उसका मतलब क्या है। आप बेसिकली ऊपर से जाएँ, पहली लाइन में आम तौर पे आपको टाइटल मिल जाता है, कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि पहली ही लाइन में होता है कि असल में बात किस चीज़ के बारे में होने जा रही है। अगर बच्चा कोई नहीं पिक कर सकता, कहीं मसला आ जाता है, कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, या कहीं पे एग्ज़ामिनर ही ट्रिकी बना देता है पैराग्राफ, तो आप पहली 2-4 लाइनें पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पूरे पैराग्राफ में बात होने क्या जा रही है। आम तौर पे जब भी टॉप 2-3 लाइन्स होते हैं ना किसी भी पैसेज की, वो बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं, वो पस-ए-मंज़र होता है कि असल में वो बात करने किस चीज़ में जा रहा है। अभी जो मैंने 2 पैसेज करवाए थे मॉक टेस्ट में, अगर आप लोगों ने देखा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं ये कहूँगा आप एमसीक्यूज़ पहले पढ़ो, उसकी बेस पे ऊपर पैराग्राफ में वो लाइन ढूँढो, जो कि ढूँढना फिर आसान हो जाता है, बाज़ दफ़ा आइडिया हो जाता है। या अगर आपकी स्किमिंग है अच्छी, आपको स्किमिंग करना आता है, तो आप पैराग्राफ की लाइन्स को अच्छे से गौर से ऐसे एक दफ़ा सिर्फ देख लो, पढ़ना नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं होता, ना ही वहाँ पे
पढ़ने के चक्कर में बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते रहना। सिर्फ अच्छे से देख लो और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाना शुरू कर दो। क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस अब आता है आप उसके हिसाब से ऊपर पैराग्राफ में देखो, यार ये लाइन मैंने यहाँ पे देखी थी, उस हिसाब से लाइन पे जाओ और आपको आंसर सामने मिल रहा होगा। बाज़ दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है, बाज़ दफ़ा सा घुमा फिरा के दे देता है। अब पेपर में आ जाते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, वो उसके एग्जामिनर की मर्ज़ी है, हमारी दफ़ा नहीं पूछे हुए थे लेकिन वो पूछ सकता है, इसलिए मैंने अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड किए थे ताकि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाए। जब एक चीज़ याद रखना कि जब भी पैराग्राफ में एंड का वर्ड आता है ना, तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम हो रहा होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ब्यूटीफुल एंड डिलाइटफुल, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है ना भी हो तो मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ब्यूटीफुल एंड डिलाइटफुल। तो यहाँ पे जो उसने पैराग्राफ में यूज़ किया होगा ना, उस पैसेज में यूज़ किया है, उसने दोनों का मीनिंग खूबसूरत ही लिया हुआ है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कैसे यूज़ कर रहा है, तो ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों से करेंगे तो आपका इंग्लिश का पैराग्राफ जो है काफ़ी ईजीली हो जाएगा और टाइम आपका काफ़ी बचेगा। अब आ जाते हैं हम अपने मैथ पोर्शन की तरफ। तो मैथमेटिक्स में ये वाहिद पोर्शन है जहाँ पे आपको हाथ ज़्यादा चलाना पड़ेगा, दिमाग तो आप यहाँ पे ज़्यादा चला ही नहीं सकेंगे। दिमाग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हाथ चलाना ही पड़ेगा। तो जितना भी मैक्सिमम टाइम हो कोशिश करें कि आप ऊपर वाले 3 पोर्शंस में से टाइम निकाल के मैथ पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो पेपर में, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पेपर कैसे असाइन होते हैं। आपका पहला पोर्शन पेपर में फ़िज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है, मुझे तो नहीं आइडिया। लेकिन अगर आपके पेपर में पहला पोर्शन मैथ आता है तो मैं आपको सिंपली ये सजेस्ट करूँगा कि स्किप कर दो। कभी भी पेपर में शुरू वाला पोर्शन मैथ का हो तो उसे स्किप कर दो। मैथ को स्टार्ट में कभी भी नहीं करना, मैथ को हमेशा एंड पे रखो। मैथ टाइम कंज्यूमिंग है। अब कैसे देखो, मैथ करते हुए बाज़ दफ़ा बड़ा मज़ा आ रहा होता है आप लोगों को, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो जब आप मैथ करना शुरू कर देते हो आप टाइम को भूल जाओगे, आप ये भी भूल जाओगे कि मैं ई कैट देने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पे 100 मिनट्स का टाइम है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब क्वेश्चन सोल्व हो रहा होता है ना, बच्चा बड़ा खुश हो रहा होता है, यार मतलब मुझसे हो गया है, मैं कर रहा हूँ, ये मुझसे हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते करते आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होना शुरू हो जाता है। जब आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है तो वो बैकफायर करता है बाकी पोर्शंस पे। फॉर एग्जांपल आपने मैथ को पहले पकड़ लिया है, मैथ को करना शुरू कर दिया, मैथ ने आपके 40 मिनट ले लिए हैं, 45 मिनट ले लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला। अब बाकी 55 मिनट में आपने 3 पोर्शन कवर करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पैनिक करना शुरू कर देंगे ऐसी सिचुएशन में और वो पैनिक बैकफायर करेगा और आपका टेस्ट पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। आप इसी चक्कर में बाकी कोई भी पोर्शन सही से अटैम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ कि पहले फ़िज़िक्स पकड़ लो, केमिस्ट्री पकड़ लो, इंग्लिश पकड़ लो, ठीक है, मर्ज़ी है। इंग्लिश पकड़ोगे और अगर इंग्लिश आसान है और आप इजीली कर लेते हो तो ये आपका मोराल बढ़ा देगा। लेकिन अगर इंग्लिश मुश्किल आ गया है और आपको इसी में तंगियाँ आ रही हैं तो ये आपके के पूरे पेपर का मोराल भी ख़राब कर देगा। तो बेस्ट क्या है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक पोर्शन पकड़ लो, पहले उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ताकि आप मेंटली तौर पे सुकून से चीज़ें स्टार्ट, एटलीस्ट आपका स्टार्ट अच्छा हो जाए, बाद में जो होता जाएगा वो देखा जाएगा। दो पोर्शंस जो मैं रेकमेंड करता हूँ, पहले केमिस्ट्री करो या फिज़िक्स करो, मर्ज़ी आपकी अपनी है, मैथ करना चाहो कर सकते हो, इंग्लिश करना चाहो कर सकते हो। लेकिन इन सिचुएशंस में अगर आप जाते हो तो ये बैकफायर अगर कर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप समझ भी नहीं सकेंगे और आपका पूरा का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। कि मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं कोई डरा नहीं रहा, मैं आपको चीज़ें वो बता रहा हूँ जो पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट से स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा काफ़ी अरसे से इस फील्ड में काम चल रहा है और मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या मसला आ सकता है। उसके सेकंड आ जाता है हमारा प्रेशर हैंडलिंग। अब एग्ज़ाम का प्रेशर ही बहुत है। सबसे पहले तो आपने बी काम, काम तो रहना है, सुकून से रहना है। अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। एक बंदा बाहर बैठा आपको कहे टेंशन नहीं लेनी यार, जाओ, सुकून से चिल होके करो, कोई मसला ही नहीं है। कहना बहुत आसान है, मसला तो आपको आएगा ही आएगा। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें मसला आएगा, टेंशन होगा। बाज़ दफ़ा बुखार हो जाता है ई कैट में, इसी टेंशन की वजह से मुझे हो गया था। तो तबीयत तो डाउन होती है, पसीना आ रहा होता है, नर्वसनेस का बंदा इंसान शिकार हो रहा होता है कि सोचता है कि यार अगर ख़राब हो गया टेस्ट तो मेरा क्या बनेगा।
अगर ये हो गया तो मेरा क्या बनेगा, अगर वो हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में उस वक्त घूम रहे होते हैं और ये उस वक्त बैकफायर कर सकते हैं। आप उस वक्त क्या करें, पानी की बोतल अपने साथ रखें। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप पानी का एक घूंट पी लें, उससे इंसान थोड़ा सुकून महसूस करता है। अगर कोई और टेक्निक करना चाहे तो 1 से 10 तक गिनती काउंट करना शुरू कर दे। फिर टेस्ट से पहले की बात हो रही है, टेस्ट के दौरान ये काम ना शुरू कर देना। अगर टेस्ट के दौरान भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तब आप ये काम ज़रूर कर सकते हो। इसके अलावा च्युइंगम रखें या चॉकलेट रखें, ये स्टडी के दौरान भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च शो करती है कि अगर आप पढ़ते हुए अगर आप च्युइंगम कोई खा रहे हैं, किसी टेस्ट के कोई ख़ास फ्लेवर की च्युइंगम आप यूज़ कर रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं साथ-साथ, तो आप वही च्युइंगम अगर एग्ज़ाम के दौरान वही च्युइंगम यूज़ कर रहे हैं, तो आपके माइंड में वो चीज़ें भी आ जाएँगी, अच्छा ये मैं पहले भी ये खा रहा था और उस वक़्त मैं ये चीज़ें पढ़ रहा था तो मुझे ये याद आ रहा है। तो ये फ़ायदा कर देती होती है और काफ़ी ज़्यादा पास्ट में भी बच्चों को इससे एटलीस्ट एग्ज़ाम में ना प्रेशर हैंडल करना आ गया। तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा। चॉकलेट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, गर्मियों का महीना है तो वो तो ना ही लें, च्युइंगम कर लें। एक ख़ास फ्लेवर की जो आप प्रिपरेशन के दौरान भी यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे टेस्ट के दौरान भी यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको फ़ायदा कर सकती है प्रेशर हैंडलिंग के दौरान। एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट टेक्निक, ये वो क्वेश्चन है जो कल रात तकरीबन डिफरेंट 10 स्टूडेंट्स ने इनबॉक्स में मुझे पूछा हुआ था व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको बताता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट ना करो, नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत हो जाएगा, ब्ला ब्ला ये वो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, मैं आपको सिंपल फार्मूले बता देता हूँ साथ। अगर आपको लगता है आपको पेपर में 50 से 60 एमसीक्यूज़ बिल्कुल ठीक आते हैं, 100% श्योरिटी है कि यार ये मेरा ठीक है, ये तो किसी का बाप भी नहीं गलत कर सकता मेरे क्वेश्चंस। अगर आपको ये लगता है, अगर ऐसा लगता है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा वही 50-60 करके पेपर को छोड़ दो, ना करो फर्दर। क्योंकि अगर आपके वो 50-60 ठीक हैं, आपको 200-240 नंबर मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छे नंबर हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, वो बहुत बेनिफिशियल नंबर हैं। आपका काम इन नंबरों से चल जाएगा। हाँ, अगर आपके एफएससी में मार्क्स बहुत कम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 700 हैं, 800 हैं, तब आपका काम इससे नहीं चलेगा। तब आपको कम से कम टारगेट जो है 280 290 करना चाहिए। और आ जाते होते हैं, मैंने देखे हुए हैं ऐसे बच्चे जिनके 900 से एफएससी में कम मार्क्स थे, उनके ई कैट में 290 तक आए हुए हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हुए हैं। मेरा क्लास फेलो भी एक ऐसा रहा है, मेरे और उसके दोनों के हमारे सेम मार्क्स थे और एफएससी में उसके मुझसे भी कम मार्क्स थे, उसके 875 मार्क्स थे और हमारे ई कैट में सेम मार्क्स आए हुए थे। तो ऐसे भी होता है। अगर आपको लगता है कि आपको 70-80 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तो वो तो मैं कहूँगा कि लालची नहीं बनना, छोड़ दो पेपर, ठीक है? 50, 60, 70, 80 किसी भी रेंज में आते हैं, छोड़ दो पेपर, नहीं करना आगे। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 30-40 क्वेश्चन आते हैं, बाकी पूरा पेपर नहीं आता, तो यहाँ पे अब मैं अपना बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो करें, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं पर्सनल एनालिसिस की बेस पे कह रहा हूँ, जो मैंने पर्सनल चीज़ें देखी हैं उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। अगर आपको 30-40 आते हैं तो इसका मतलब आपके नंबर 120-60 हैं। अब अगर आपके एफएससी में नंबर ही 800 हैं और यहाँ पे आप 120-60 ले रहे हो, देखो आपको फ़ील्ड मिल जाएगी यूईटी में, लेकिन आपको यूईटी के किसी बैकवर्ड एरिया या किसी बैकवर्ड कैंपस की कोई बैकवर्ड फ़ील्ड मिलेगी, ठीक है? जो कि इतनी कारआमद नहीं है, ठीक है? तो बेहतर क्या है, अपनी किस्मत आज़मा लो। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो अपनी किस्मत आज़मा लो, 70 क्वेश्चंस लगा दो तुक्के से। अब आते हैं तुक्के वाला कॉन्सेप्ट और नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट जो है, जिस पे अक्सर लोग डराते हैं। मैं नहीं डराता, मैं सीधी-सीधी स्ट्रेट पॉइंट्स पे बात करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आते थे, 70 क्वेश्चंस आप छोड़ दिए। आपने 70 क्वेश्चंस पे लगा दिया है तुक्का, ठीक है? अब मैं कहता हूँ उस तुक्के में से 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं ठीक, ठीक है? 70 का तुक्का लगाया है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं ठीक, 50 क्वेश्चंस उस तुक्के में से हो गए हैं गलत। अब देखो 50 जो हैं वो -50 हो गए, जो उसके नंबर थे क्वेश्चन के वो तो जाएंगे, ऊपर जो होंगे -50 होंगे, ठीक है? अब आपके जो 20 हो गए तुक्के में सही, आपको उसके मिले हैं 80 मार्क्स, तो 50 वहाँ से ही आपके कंपनसेट हो जाएंगे, आपको 30 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, आप ऑलरेडी स्कोर कर रहे थे 120, आपको 30 मुफ्त के मिल गए हैं, इसके बावजूद कि आपको पेपर आता ही नहीं था।
तो ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है? तो इस तरह से काम होता है। अगर आपके 30 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं उसमें से और 40 गलत हो जाते हैं, तो आपको 80 नंबर मिल रहे होंगे, उनके 80 मार्क्स मिल रहे होंगे उस केस में। 120 आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे, 40 आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। जस्ट इमेजिन अगर आपके उस तुक्के में से 50 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं तो आपको 200 नंबर मिलता है, जिसमें से 20 माइनस करें 180 नंबर मिल जाएगा। तो सोचो ये नेगेटिव मार्किंग किस तरह फ़ायदा भी देती है, नुकसान भी देती है। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करोगे ना, तो वो तो नंबर वैसे ही गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपको टोटल नंबर भी 120 ही मिल रहे होंगे, क्योंकि आपने 70 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपको 120 ही नंबर मिलेंगे, वो किसी काम के नहीं हैं आपके, ठीक है। हाँ, 120 नंबर तब आपके काम के हैं जब आपके एफएससी में 950 प्लस हों, और 950 प्लस में आपको अच्छी फील्ड, मनपसंद कैंपस नहीं मिलेगा, आपको कोई बैकवर्ड कैंपस, लोअर फील्ड मिलेगी। तो ये चीज़ आपके अब अपने मर्ज़ी हैं। फिर से मैं बता दूं, ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है। ये नहीं करना कि आप लोग कहें कि बाद में कि नहीं जी हमें आपने कहा था हमने कर दिया, और अब ये भी हो सकता है कि आपके 70 के 70 गलत हों। फॉर एग्जांपल आपके 70 के 70 ही गलत हो गए तुक्के, तो फिर होगा क्या? आपके जो 120 नंबर थे उसमें से भी 70 उड़ जाएंगे और आपके सिर्फ 50 रह जाएंगे। तो ये केस भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये अब आपकी पर्सनल विल होगी, पर्सनल चॉइस होगी, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, तब आप ये काम करें। अगर आपको श्योरिटी है आप 50-60 क्वेश्चंस के साथ ठीक हैं, अगर आपको लगता है कि आपके 160, 170, 180 नंबर आते हैं तो आपका काम चल सकता है, तो मैं आपको ये रेकमेंड ऑप्शन नहीं करूँगा। अगर आपको ये लगता है कि आपका 100 नंबर आ रहा है और 100 नंबर से कुछ भी नहीं बन सकता, तो फिर ये वाले काम आप करके देख लें, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं होना। अगर तुक्का लग गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसकी आखिरी एग्जांपल दे दूं जो मैंने अभी तक नहीं दी थी। 2014 में जिस वक्त मेरा एडमिशन हुआ था, मेटलर्जिकल में एक बच्चे का एडमिशन हुआ था। उस बच्चे के 700 प्लस मार्क्स थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 700, 750 मतलब 750 कुछ थे, ठीक है। तो उस बच्चे का एडमिशन यूईटी में पहले कैसे हुआ 700 या 750 के साथ भी, और अगर यूईटी में एडमिशन हुआ है तो मेटलर्जिकल टॉप 10 फील्ड्स में से आ जाती है, तो उस फील्ड में कैसे हो गया? सोचा होगा आप लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आया होगा। उस बच्चे ने ई कैट में 300 प्लस स्कोर किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका एडमिशन हो गया था। उससे पूछा था तो उसने कहा था यार आता जाता तो कुछ था नहीं, तो जो आता था फिर वो उसने बाद में बहुत मेहनत की, उसने बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट की और उसका बाद में काम बहुत अच्छा बना, उसके मार्क्स बाद में अच्छे आए, उसका जीपीए बहुत अच्छा आता रहा बाद में, लेकिन वहाँ पे उसे किस्मत ही लेके गई थी। एफएससी में अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हों और मैट्रिक में बहुत बुरे हों, या आपके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स और एफएससी में बहुत बुरे हों, इन सारे मार्क्स के डिफरेंसेस को ख़त्म करता है ई कैट। मेरी क्लास में मैं था 897 मार्क्स के साथ बैठा हुआ था, यानी 900 भी पूरे नहीं थे। मेरी ही क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हुए थे जिनके एफएससी में 980 मार्क्स थे। फ़र्क हम दोनों बच्चों में क्या था? ई कैट के मार्क्स का। उसके 200 मुश्किल से थे और मेरे 250 प्लस में थे। ये फ़र्क आ जाता है। तो आप लोग ये चीज़ें खुद देख लें कि आप फ़र्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह इम्पैक्ट अच्छा डाल सकते हैं, ठीक है। नेवर लेट द फियर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग द गेम। अभी जो मैंने बात की है, अगर आप ये डर गए हैं कि बस ख़त्म हो जाएगा टेस्ट, तो फिर आप खेल भी नहीं सकोगे वहाँ पे, ठीक है ना। आप वहाँ पे परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप पेपर देख के डर जाते हैं, पहले 2 क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, तो भूल जाओ कि आपका ई कैट क्लियर हो रहा है। साइकोलॉजिकल रिएक्शन। अब बाज़ दफ़ा होता है कि पेपर में पहले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल बड़ी वीडियोस में ये बताया हुआ कि मेरे पास जब मैंने दिया था, मेरा पहला पोर्शन मैथ था। अब मैं जो आपको मशवरे दे रहा हूँ, मैंने इन मशवरों पे अमल नहीं किया। जो मशवरे मुझे भी मिले थे कि मैथ को पहले अटैम्प्ट नहीं करते, मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने पहले मैथ को ही अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया फर्स्ट एमसीक्यूज़ से। अब वहाँ पे हुआ क्या, पहला एमसीक्यूज़ नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, पाँचवा नहीं आता, छठा नहीं आता, सातवां नहीं आता, आठवां नहीं आता, नौवां नहीं आता, 10वां नहीं आता। पहले 10 एमसीक्यूज़ मुझे आते ही नहीं हैं। मैं अब वहाँ पे होता, अगर सिंपली एक कॉमन स्टूडेंट की तरह वहाँ पे करता, मैं हूँ कॉमन स्टूडेंट ही, मतलब मैं एक बता रहा हूँ, पैनिक कर जाता, जैसे आमतौर पे बच्चे पैनिक कर जाते हैं।
तो मैं वहाँ पे मेरा ई कैट कभी भी क्लियर ना होता, मेरे 150 मार्क्स भी ना आ रहे होते। मैंने वहाँ पे क्या किया, अक्लमंदी का मुज़ाहिरा किया। मैं कहा यार नहीं आता, भाड़ में जाए, ठीक है नहीं आता तो ना आए। रो रहा था मैं, दिल ही दिल में मैं रो ज़रूर रहा था कि यार ये नहीं आता, यार ये क्या हो गया, यार मेरा पेपर सारा ख़राब, मैंने 300 नंबरों का ख्वाब देखा था और मेरा ये हाल हो रहा है। मैंने चुप करके अगले 20 मैथ के क्वेश्चंस छोड़े और मैं सीधा चला गया फ़िज़िक्स पोर्शन पे। अब फ़िज़िक्स स्टार्ट की तो फ़िज़िक्स सारा आता था मुझे, केमिस्ट्री पे गया हूँ तो केमिस्ट्री सारा आता था मुझे, इंग्लिश पे गया हूँ तो इंग्लिश सारा आता था मुझे। तो मैंने सोचा यार ये सारा कुछ आता है तो मुझे मैथ क्यों नहीं आता। मैं दोबारा मैथ पे गया हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डराया था, वो क्वेश्चन मैं आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। वो लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था और उसमें रूट्स फाइंड करने थे एक्स की वैल्यूज़ में जो थे। तो वो बहुत, उसके ऑप्शन इतने खौफनाक थे कि हर बच्चा डर जाता। तो मैंने पहले क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा देखा। मैं कहा यार दूसरा अब देखता हूँ, तो दूसरा देखा है वो तो आता था मुझे। मैंने कहा यार ये इतना आसान क्वेश्चन मुझे पहले क्यों तंग कर रहा था। तो मैंने दूसरा अटैम्प्ट किया, हो गया, तीसरा किया, हो गया। अब मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने अपना ई कैट के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं अटैम्प्ट किया, मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था। तो मैं बाकी करता क्यों, अब सारे हो रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि यार क्यों ऐसा हुआ है। फिर मुझे मेरे माइंड में ना, जब भी मैं ये सोचता हूँ मुझे याद आता है कि मुझे पहले क्वेश्चन ने इतना पजल कर दिया, मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया, डरा के रख दिया कि मुझे, मेरे लिए वो ऐसा लगा कि मैथ का पोर्शन ही सारा खौफनाक है। हमें कहा गया था कि मैथ में डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे वाले ई कैट में ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी दफ़ा उन्होंने लिमिट्स वाले, फंक्शंस वाले, इन्वर्सेस वाले, ये वाले बहुत ज़्यादा दे दिए थे, तो जिस वजह से मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो वहाँ पे मीट नहीं कर रही थी। तो बाज़ दफ़ा होता है आप एक्सपेक्ट जो करके जा रहे हो वो ना आए तो आप पज़ल हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से भी पज़ल हो गया था, लेकिन बाद में मैंने आ जाके चीज़ों को कवर कर लिया था। तो आप लोग भी सिंपली ये करें, अगर पहले 5-10 क्वेश्चंस आपको तंग कर रहे हैं तो एक लंबी सांस लें और अगले पोर्शन में चले जाएँ। उस पोर्शन को अभी के लिए छोड़ दें और दोबारा पीछे आके फिर बाद में एंड में करें, अगर आपके पास टाइम बच जाए। अब आ जाता है लेंथी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का तरीका। निंजा टेक्निक यही है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाओ। अब देखें, कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि जी 295.6 मल्टीप्लाई बाई 12.25, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करोगे, मैं ऐसे कैसे करता हूँ, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। 295.6 है, मैं पॉइंट्स वाले हिस्सों को उड़ा दूंगा। 295 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, मैं 12 की बजाय 10 के साथ करूँगा तो मुझे पता चल गया 2950 आंसर आ रहा है। अब मैं 295 को दोबारा 2 से करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 600 तक कुछ और आ जाता है, तो उसे मैं ऐड करूँ तो तकरीबन मेरा आंसर बन जाता है 3600 समथिंग में बन सकते हैं। पॉइंट्स को मैं देख नहीं रहा, मैं ऑप्शंस में जाऊँगा, ऑप्शंस में देखूंगा कि कोई ऐसा है जो 3600 समथिंग में बन रहा हो, क्योंकि ऑप्शंस बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बाज़ दफ़ा सेम होते हैं। तो मैं अगर देखता हूँ कि 3600 या 3700 में भी कोई आ रहा है, तो मैं उन दोनों में से एक को टिक कर दूंगा। मुझे उस क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे उन्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी है मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कोई भी 3600 के आसपास है ही नहीं। और ठीक है, मेरा आंसर तो ये बन रहा था, एक ऑप्शन हो सकता है 3000, एक हो सकता है 4000, एक हो सकता है 5000, एक हो सकता है 2000। तो मुझे पता है कि मेरा आंसर इस रेंज में बन रहा है, तो मैं उसी रेंज में जो करीब करीब मुझे लग रहा होगा मैं वो टिक कर दूँगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। ये होते हैं अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। ये लेंथी कैलकुलेशंस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैथ में भी ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है और फिज़िक्स की कैलकुलेशंस में भी ये वाइटल रोल प्ले करती है। अब फिज़िक्स में कैसे हो सकता है, आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, मॉक टेस्ट में भी दिया था, पास्ट पेपर्स में भी आया था। उसमें कहता है कि जी आपके पास एक चार्ज है 2e और आपने उसे पोटेंशियल डिफरेंस दिया 5 वोल्ट का, तो वर्क डन बताएं। तो 5 2 10 कर दें उसे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर वैल्यू याद हो तो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल होती है। अब वहाँ पे ऑप्शन में -19 18 वाला एक ही ऑप्शन था, तो मैं डायरेक्ट उस पर जाऊँगा, क्योंकि बाकी तो मिलते जुलते ही नहीं है, क्लोज भी नहीं है, तो मेरा यही आंसर है। ये चीज़ माइंड में रखें। अब ये भी होता है बाज़ दफ़ा वो सेम क्वेश्चन के सेम आंसर को दो डिफरेंट वेज़ में भी दे सकता है। अब जो मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताया, इसी क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में दो तरह से आ जाता है। एक दफ़ा पे दे देता है कि जी 10 EV करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे में दे देता है कि 1.6 क्रॉस 10⁻⁻18। अब ये दोनों ठीक हैं। इस केस में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली देखेंगे अच्छा 10 EV है, 5 2 10 होता तो यही ठीक है, क्लिक करो, जान छुड़ाओ। अगर ऐसा करोगे तो तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शंस में देखा करो, कहीं पे ऐसा ऑप्शन है कि बोथ A एंड B, B एंड C या A एंड C,
जब भी ऐसा ऑप्शन आता है ना एग्ज़ाम में, तो बाज़ दफ़ा होता है कि आंसर सेम होने के चांस हों, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। मैंने ऐसा भी पास्ट पेपर्स में करके दिखाया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन। अब देखें कर कैसे सकते हैं, आप ए एंड सी अगर आ जाता है तो ए एंड सी ऑप्शंस को देखें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर हैं सेम चीज़ें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ए एंड सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, अदरवाइज़ आपका बी होगा ठीक। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, लेंथी कैलकुलेशंस को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। वट इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद क्वेश्चन आर प्रोवाइड्स ऑप्शन, प्रोवाइडेड ऑप्शन होगा, वैसे प्रोवाइड्स नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोवाइडेड ऑप्शन, अब पेपर में ऐसा हो जाता है कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में कोई मसला आ जाता है, बहुत रेयर केस होता है लेकिन आ सकता है। देखो ना, ह्यूमन एरर हर जगह पे पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन ही गलत आ गया, तब पैनिक नहीं करना, आपने वहाँ पे अपनी मनमर्ज़ी से क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज नहीं करना। हमें तो ये चेंज किया जाता है क्योंकि हमने पेपर पे करना होता था, आप लोगों का तो है ही कंप्यूटर पे, तो आप चेंज कर भी नहीं सकते, चाह के बिना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं बताऊँ कि अगर क्वेश्चन में मसला है, ऑप्शन में मसला है, क्वेश्चन नंबरिंग में भी मसला हो सकता है। बाज़ दफ़ा 16 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन 2 दफ़ा दे दिया है, ठीक है, और आगे फिर 17 भी दिया हुआ है। अब मसला आ गया कि 16 2 दफ़ा आ गया, आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा बबल क्लिक करना है, कौन सा बबल फिल करना है, तो ये तो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होगी। तो आप कहेंगे कि यार मैं इसे छोड़ ही देता हूँ। छोड़ना नहीं है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि पूरे पेपर में क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, नंबरिंग के हिसाब से देखना है कि कहीं पे और कहीं पे तो नंबर मिसिंग नहीं हो रहा। अगर नहीं नंबर कहीं पे मिसिंग हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि एग्जामिनर बाद में उसकी जो है तादाद को वो खुद ब खुद ही सेट कर देगा, 1 2 3 नंबरिंग उसकी ठीक कर देगा। अगर ऑप्शंस में से मसला आ जाता है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आपने ये भी नहीं करना कि जी करेक्ट तो है ही नहीं, मैं अगर लगा दूंगा तो नेगेटिव मार्किंग है, माइनस हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर 100% श्योरिटी है कि इसमें आंसर मौजूद नहीं है, जिस ऑप्शन को दिल करे टिक कर दो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते और क्वेश्चन ही छोड़ देते हो, क्वेश्चन गलत होने की वजह से या ऑप्शन गलत होने की वजह से, तो आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भूल जाओ कि कोई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन गलत पे आपको सिर्फ तब मार्क्स मिलेंगे जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, तो अटैम्प्ट लाजमी करना होगा आप लोगों को ऐसी सूरत में। बाकी इंशाल्लाह रात को कोशिश करूँगा, 100% श्योरिटी नहीं है, नहीं तो शाम को कर लेंगे 4-5 बजे के टाइम पे, अगर शोर शराबा थोड़ा कम होता है साइड पे, तो शाम को इंशाल्लाह रेडी रहिएगा कि एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन होगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस, अगर कोई रह गए हैं, कोई क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहते हैं, उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा, आपकी हर क्वेरी को, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और कोशिश करना कुछ फ़ज़ूल क्वेश्चंस ना हो, क्योंकि फ़ज़ूल क्वेश्चंस भी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को अब शेयर तो नहीं करना चाहता यहाँ पे, ताकि किसी भी बच्चे का नाम ना आए। तो खैर कोशिश करना है कि रेलिवेंट हों, ऑथेंटिक हों, सही क्वेश्चंस हों, जो ज़रूरी हों वो पूछें। तो इंशाल्लाह लाइव सेशन के साथ रात को शाम को मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।